So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं 11th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास में जो जो चीज़ें आपको बताई जाएँ वो आप नोट डाउन ज़रूर करें, घर से उन्हें एक बार रिवाइज जरूर करें और अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो उसे आप पूछ भी लें। तो आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे और जो जो चीज़ें बताई जाती हैं उन्हें नोट डाउन जरूर करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि है चैप्टर नंबर 1 आपका फिजिकल वर्ल्ड, और पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें हम बात करेंगे कुछ फिजिक्स से रिलेटेड, कुछ थ्योरेटिकल, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातों के ऊपर, है ना। तो हेडिंग पुटअप करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट डे आज पढ़ रहे हैं। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स क्या है। अच्छा, अगर इजीली हम लोग समझें आसान भाषा में, ठीक है, आसान भाषा में अगर हम बात करें तो फिजिक्स को हम संस्कृत में या फिर हिंदी में किस नाम से जानते हैं? भौतिकी। हिंदी में हम इसे भौतिकी नाम से जानते हैं, जो कि एक संस्कृत का शब्द है। ठीक है, संस्कृत का वर्ड है। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत का अध्ययन। तो अब हम फिजिक्स को समझा सकते हैं, फिजिक्स को समझ सकते हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम भौतिक जगत का अध्ययन करते हैं, है ना। फिजिकल वर्ल्ड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो काफी सारी चीजें आती हैं फिजिक्स में, है ना। अब फिजिक्स की एक और बात आपको बता दूं कि आप प्रिसाइज डेफिनेशन यानी कि सटीक परिभाषा हम नहीं दे सकते, क्योंकि फिजिक्स, भौतिकी जो है वो बहुत कुछ है। तो प्रिसाइज डेफिनेशन हम नहीं दे सकते, पर हम अपने शब्दों, अपनी जो डेफिनेशन है फिजिक्स को कम से कम शब्दों में अगर समझाने की बात करें तो वो यही है कि भौतिक जगत का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है विज्ञान की, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। फिर से कह रहा हूं, प्रिसाइज डेफिनेशन यानी सटीक परिभाषा। आप बोलेंगे इसमें ये भी तो होता है, तो हम इस तरीके से और भी सारी चीजों को हम इंक्लूड एक ही परिभाषा में नहीं कर सकते, अलग अलग तरीके से हम परिभाषा दे सकते हैं फिजिक्स की। और अगर हम सूक्ष्मतम शब्दों में कहें तो यहाँ पर फिजिक्स क्या है? फिजिक्स हमारे पास स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि इट इज जस्ट स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के मूल नियमों का अध्ययन। क्या है? भौतिकी है। बात समझ में आई? तो आई होप यहां तक आपके दिमाग में हल्का सा, आपके दिमाग में थोड़ा सा कुछ ना कुछ
समझ में आया होगा फिजिक्स को रिलेटेड कि फिजिक्स में हम क्या बात करने वाले हैं, क्या चीज है फिजिक्स, है ना। अब ये किन नियमों की बात कर रहे हैं हम, हमारे दिमाग में आता है, हमने अभी बोला कि हम फिजिक्स में बात करेंगे भौतिक जगत के यानी प्रकृति के मूल नियमों का अध्ययन। अब ये किन मूल नियमों की बात कर रहे हैं, तो मूल नियमों में अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या देखते हैं, मूल नियमों में हम क्या देखते हैं कि दिन और रात का होना, भाई दिन और रात होते हैं, है ना, दिन और रात होते हैं और डेली होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी दिन 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 है और किसी दिन फिर रात रात है, ऐसा भी नहीं है। दिन और रात जो है कंटिन्यूअसली 24 घंटे में होते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो रहे हैं, ये भी कुछ ना कुछ मूल बेसिक लॉ तो है, ये हमारे हाथ से थोड़ा ना कंट्रोल हो रहा है ना। मौसमों में परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन जिसको कहते हैं, है ना। कभी गर्मी आती है, फिर उसके कुछ टाइम बाद वर्षा ऋतु आती है, बारिश के बाद फिर सर्दी आती है, सर्दी के बाद फिर बसंत आता है, बसंत के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद फिर वर्षा आती है। तो भाई ये आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मौसमों के परिवर्तन में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है ना बच्चों। समझने की कोशिश करो, आप अभी लिखेंगे कुछ नहीं, बस दिमाग से समझने की कोशिश करो। अगर आपने ये क्लास समझ ली तो आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा। जरा सोच के देखिए, अभी कौन सा महीना चल रहा है भाई, ये चल रहा है हमारा अप्रैल। अप्रैल में हमारे पास क्या है भाई, गर्मी का मौसम है, अभी गर्मी का मौसम। अब कुछ टाइम बाद क्या आ जाएगा, जून जुलाई आ जाएगा, तो बारिश हो जाएगी, वर्षा का मौसम, वर्षा ऋतु आ जाएगी। उसके कुछ टाइम बाद जून जुलाई तक, अगस्त तक भी चलेगी बारिश, फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर से क्या लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी। सर्दी के बाद फिर दिसंबर जनवरी तक सर्दी चलेगी, और जनवरी से फिर आपका आप ये मान के चलिए कि फरवरी मार्च में आपका बसंत आ जाएगा, और उसके बाद फिर वापस गर्मी आ जाएगी, है ना। उसके बाद फिर वापस क्या आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी ये, और फिर ये गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद सर्दी। तो आप देख रहे हैं मौसम ऋतु परिवर्तन में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। दिन और रात में देखिए, अभी दिन चल रहा है, थोड़ा देर बाद रात हो जाएगी, फिर दिन हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी, दिन हो जाएगा, रात हो जाएगी, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, ये भौतिक जगत की बात कर रहा हूं मैं, ये फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, जिसका अध्ययन हम फिजिक्स के अंडर करते हैं। तो हमें पता तो होना चाहिए कि भौतिक जगत में क्या क्या नियम हम लोग देखने को हमें मिलते हैं। ये सारे काम हो रहे हैं बिना हमारे कंट्रोल के, हमारा इस पर कुछ भी कंट्रोल नहीं है, पर ये काम हो रहे हैं, है ना। और अगर बात करें आगे डिटेल में, तो हम देखते हैं कि हमें ग्रहण देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, ग्रहण देखने को मिलते हैं, सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण, है ना। मेनली हमें ये ग्रहण देखने को मिलते हैं। तो इनमें क्या देखने को मिलता है हमें, कुछ टाइम बाद, है ना, कुछ टाइम बाद एक विशेष ज्यामिति, एक स्पेशल ज्योमेट्री बनती है जिसमें हमको एक ग्रहण दिखाई देते हैं। ये भी हमारे हाथ में नहीं है। ये जो नियम है सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का, क्या ये हमने बनाया? नहीं, जो हमने देखा, जो प्रकृति में हमने देखा, वो हमने सीखा। तो यहाँ पर भी क्या है, ये भी प्रकृति के मूल नियमों में है। इसके अलावा आप अगर बात करें, जो ज्वार भाटा आते हैं, अब समुद्र के बारे में आपको जानकारी कम होगी क्योंकि आप लोगों ने समुद्र देखा हुआ नहीं। समुद्र में लहरें उठती हैं और बैठती हैं, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है, ये भी प्रकृति के नियम है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है ना, कई बार वो शांत रहता है, कई बार लावा निकलता है। ये सारा क्या है, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। इसके अलावा क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा के बाद, बारिश के बाद जब धूप लगती है तो इंद्रधनुष हमको दिखाई देता है ना। बच्चों, कहने का मतलब है ये सारी चीजें, हम जो चीजें देख रहे हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ये सारे आ रहे हैं प्रकृति के मूल नियम के अंतर्गत, और इन्हीं का तो अध्ययन हमको करना है, इन्हीं के बारे में तो हमें पढ़ना है। समझ रहे हैं? जैसे क्लास 10th में आपने इंद्रधनुष के बनने में क्या पढ़ा था? क्लास 10th में आपने इंद्रधनुष के बनने में क्या पढ़ा था? आपने इसको सीखा था, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। एक आइडिया दे रहा हूं आपको बस, ठीक है, जो कि आपने पढ़ा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, उसको सीखा,
और हमने बोला कि जैसे इसमें हो रहा है वैसे ही इंद्रधनुष में होता है। बात समझ में आई? तो हमने क्या करा, हमने जो चीज पढ़ी उसको उसको हमने इम्प्लाई करा, उसको हमने समझने की कोशिश करी ब्रह्मांड की, भौतिक जगत की अलग अलग घटनाओं के साथ। तो आप सोच रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसीलिए है, फिजिक्स आपके लिए फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि ये आप पढ़ते हैं और ये आप देखते हैं। तो जो चीज आप पढ़ते हैं उसके बाद जो चीज आप देखते हैं, आपके लिए वो चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है बच्चों। तो इसीलिए फिजिक्स को आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आपको देखना भी है, आपको बहुत आनंद आएगा समझने में। ठीक है, तो फिजिक्स में ये आपको ये एडवांटेज है कि जो आप पढ़ोगे वो आपको दिखेगा, और जब आपको दिखेगा तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है ना। अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, काफी सारे नियम है हमारे ब्रह्मांड में चल रहे हैं, है ना। सारे ग्रह जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर, सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाती है। ठीक है, और इसके अलावा नदी जो बहती है, नदी का बहना, नदी कहाँ से बहती है भाई? नदी बहती है पहाड़ से मैदान की ओर, पहाड़ से मैदान की ओर। समझ में आती है हमें बात? तो ऊंचाई से ढलान की ओर नदी बहती है। हमें यहाँ से क्या बात समझ में आती है कि जहां पर ऊंचा होगा और जहां पर नीचा होगा, ऊंचाई से निचली तरफ जो है पानी का प्रवाह होगा, द्रव का प्रवाह होगा, है ना। तो ये सारे के सारे इन सारी घटनाओं का जो अध्ययन है, ये सारी घटनाएं ये सारे इवेंट फिजिक्स के अंडर भौतिकी में पढ़ी जाती है और भौतिकी में समझी जाती है बच्चों। बात समझ में आई या नहीं आई? तो फिजिक्स क्या है, अब मैं आपको समझा देता हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि फिजिक्स की हम सटीक परिभाषा नहीं दे सकते, क्योंकि फिजिक्स ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करी, अब इसको मैं कैसे एक परिभाषा के रूप में 2-3 लाइन में बता सकता हूं आपको? तो फिजिक्स एक छोटी सी परिभाषा से बढ़कर बहुत कुछ है। ठीक है, आप अगर इसे समझेंगे तो ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो हम पढ़ते हैं वो हम देखते हैं। तो जब हम जो पढ़ते हैं वो देखते हैं तो हमें आनंद आता है उसको पढ़ने में। समझ रहे हैं? हम इंद्रधनुष जब बनता हुआ देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीजें चल पाती हैं कि इंद्रधनुष क्यों बन रहा है और कैसे बन रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स को एक सटीक परिभाषा के रूप में नहीं बता सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये प्रकृति के मूल नियमों का अध्ययन है, जिसको हम फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, और काफी सारी जो डेफिनेशंस हैं वो अलग अलग साइंटिस्ट ने फिजिक्स के बारे में अलग अलग तरीके से दी है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें खुद से देखें, खुद से पढ़ें और अपने हिसाब से आप फिजिक्स को डिफाइन करें। क्यों? क्योंकि फिजिक्स की, फिर से कह रहा हूं, कोई सटीक परिभाषा नहीं है। ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। यहां तक सबको बात समझ में आई? तो अब ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 इज प्योर थ्योरेटिकल। तो मैं आपको बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा इसके ऊपर। आज की क्लास में ही जो थ्योरेटिकल बातें हैं उनको कर देंगे। नेक्स्ट क्लास से हम इंटरेस्टिंग चीजें इसमें, जो कि आप जिनको सीखने में आपको मजा आता है, वो चीजें सीखेंगे। हालांकि इसको सीखने में भी आपको मजा आएगा अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तो अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, लिखना कुछ नहीं है, अभी मैं लिखवा दूंगा आपको सारी चीजें, बस आपको सुनना है और समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भौतिकी जो है मूल रूप से 2 नियम के ऊपर हम इसको समझते हैं। 2 जो लॉज हैं या फिर 2 सिद्धांत हैं कह लीजिए आप, उनके आधार पर हम इनको, या फिर 2 विचार हैं उनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, तो भौतिकी के दो प्रमुख विचार हैं, जिसमें नंबर 1 पर है हमारा एकीकरण और नंबर 2 पर है न्यूनीकरण।
अच्छा, एकीकरण न्यूनीकरण का क्या मतलब होगा? एकीकरण को हम कहते हैं यूनिफिकेशन, एकीकरण को हम कहते हैं यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन, और न्यूनीकरण को हम कहते हैं रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, ये दो प्रमुख विचार हैं भौतिकी के। अब आप लोगों के साथ मिलकर समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। यूनिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं, पहले एकीकरण के ऊपर बात करते हैं। जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने 2 से 3 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुन दिया तो मैं डेफिनेटली ये बात कहता हूं कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आएगी और आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपको मजा भी आएगा। बस 2 से 3 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लेना। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल के थ्रू बात को समझाऊंगा और आप तुरंत पकड़ लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक नियम की बात कर रहा हूं। भौतिकी का बहुत चर्चित नियम है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। सभी बच्चों ने जो बैठे हैं क्लास में इस नियम के बारे में जरूर सुना होगा। क्या कह रहा हूं मैं? इस नियम के बारे में जरूर सुना होगा। पता होगा या नहीं होगा ये अलग बात है। नियम क्या होता है क्या नहीं होता है ये अलग बात है। सुना सबने होगा। 100% बच्चों ने गुरुत्वाकर्षण का नियम सुना होगा, जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं। ठीक है बच्चों, अब गुरुत्वाकर्षण का नियम होता क्या है? संक्षिप्त रूप में अगर आपसे कहूं तो हम इसे कहते हैं F = G m1 m2 अपॉन r²। बेसिकली अगर ज्यादा डिटेल में ना जाए तो ये एक, पहली बात तो क्या है, ये तो एक क्या है, सार्वत्रिक नियम है। सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल फिर क्या मतलब हुआ कि सब जगह व्याप्त है ये। ठीक है, चाहे आप किसी ग्रह पर चले जाओ, चाहे आप किसी उपग्रह पर चले जाओ, चाहे आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, पृथ्वी के नहीं, ब्रह्मांड के, ब्रह्मांड में पृथ्वी भी आता है। चाहे पृथ्वी पे हो, चाहे आप चंद्रमा पे हो, चाहे आप किसी भी जगह पर हो पूरे ब्रह्मांड में, हर स्थान पर ये नियम होल्ड करेगा, हर स्थान पर ये नियम लागू किया जा सकता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक नियम कहते हैं। ये नियम के इस नियम के अनुसार F = G m1 m2 अपॉन r² हमें यह बात बताता है कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल लगता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं, और उस बल का परिमाण हम इस फॉर्मूला से, इस सूत्र से निकाल लेते हैं, जहां G जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, m1 पहली वस्तु, m2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, r उन दोनों के बीच की दूरी और r² उसका वर्ग। इसके आधार पर हम समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, इसके आधार पर हम समझ सकते हैं बहुत सारी घटनाओं को, काफी सारी घटनाओं को हम इसके आधार पर समझ सकते हैं। जैसे पेड़ से सेब का या फिर कोई फल का जमीन पर गिरना, फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम ट्री, या फिर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, या फिर बात करें तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। बात समझ में आई? या तो हम बात करें पेड़ से सेब का जमीन पर गिरना। ध्यान से सुनेंगे, यह घटना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के सिमिलर है। समझ रहे हैं आप बात को? कहां सेब और कहां चंद्रमा, साइज में अंतर समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं, ये एक ही जगह हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। या फिर बोले सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, कहां तो सूर्य हो गया, कहां सारे ग्रह हो गए, और कहां पेड़ से सेब का गिरना। तो घटनाओं का अगर देखा जाए व्यक्तिगत तौर पर, है ना, अगर हम बोले पेड़ से सेब का जमीन पर गिरना, तो भाई ये बहुत छोटी सी घटना है। पेड़ से सेब जो है जमीन पर गिरा, सेब का साइज बहुत छोटा है, पेड़ बहुत छोटा है। पृथ्वी का साइज कितना बड़ा है देखो, चंद्रमा का साइज कितना बड़ा है,
लेकिन फिर भी हम इसको इसके साथ रख रहे हैं, जरा सोच के देखो। और सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति इसके साथ रख रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, क्योंकि हम इन तीनों घटनाओं को जो यहाँ पर लिखे हैं, इनको गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा समझ सकते हैं, इसीलिए हमने इन तीनों घटनाओं को एक साथ रखा है। क्या बोला? क्योंकि ये तीनों घटनाएं गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा समझी जा सकती हैं, इसीलिए हमने इन तीनों घटनाओं को एक साथ रखा है। इसको हम कहते हैं एकीकरण। अब समझ में आया एकीकरण? एकीकरण क्या है? एकीकरण विभिन्न घटनाओं का एक साथ रखना। एकीकरण मतलब एक साथ हमने उनको इकट्ठा कर लिया। और किस आधार पर इकट्ठा करा? एक ही नियम के आधार पर समझी जा सकने वाली। बात समझ में आई? तो एकीकरण कौन सी घटना है? एकीकरण वो घटना है जिसमें काफी सारे फिनोमिनास को, काफी सारी घटनाओं को हम एक साथ रखते हैं, एक साथ समझते हैं, एक नियम के आधार पर। चलो मैं इस बात को लिख रहा हूं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। यहां साइड में लिख रहा हूं मैं छोटे में, अनेक घटनाओं को किसी एक या दो नियमों से समझना। देखो ये डेफिनेशन मैंने अपने हिसाब से आपके लिए मोल्ड करी है, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझाया है। एक घटना, ये सारी घटनाओं को हम गुरुत्वाकर्षण के नियम से समझ सकते हैं, है ना। ऐसे कुछ घटनाएं आएंगी जिनको, जो कि 2 या 3 नियमों को साथ में अप्लाई करने पर वो सारी की सारी घटनाएं हम समझ सक रहे होंगे, तो उनको हम एकीकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। एकीकरण में हमने क्या करा? अलग अलग घटनाओं को एक साथ कर लिया, उनका एकीकरण कर लिया। किस आधार पर? क्योंकि हम उनको एक ही नियम के आधार पर समझ पा रहे थे। जरा जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे। भौतिकी के 2 प्रमुख विचारों में सबसे पहला विचार एकीकरण। चलिए प्यारे बच्चों, तो आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। जैसे इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे अगर बात करें, हमारे पास फिजिक्स में एक लॉ आता है, काफी फेमस लॉ, मैक्सवेल्स लॉ, मैक्सवेल का नियम, ठीक है, मैक्सवेल की समीकरण, मैक्सवेल की समीकरण। 4 समीकरण हैं इनकी, ठीक है। इनकी कितनी समीकरण है? 4 समीकरण। क्या क्या समझने में हेल्प करती हैं अगर देखा जाए तो इनकी जो 4 समीकरणें हैं, सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी को समझने में हेल्प करती हैं, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी और चुंबकत्व को, मैग्नेटिज्म को, और इसके अलावा वैद्युत चुंबकीय तरंगों को। इन चारों चीजों को समझने में हेल्प करती है हमारी मैक्सवेल की 4 समीकरण। तो ये क्या हो गया? यूनिफिकेशन हो गया ना, एकीकरण हो गया ना, इन सब का एकीकरण हो गया, क्योंकि ये इसके आधार पर समझी जा सकती है, एक चीज के आधार पर। अब मुझे उम्मीद है कि आपको एकीकरण यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है हमारा न्यूनीकरण। न्यूनीकरण में हम क्या करते हैं, जरा सोच के समझते हैं इस बात को। रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म में हम क्या करेंगे, जो जटिल समस्याएं होंगी, जो जटिल समस्याएं होंगी, इनको समझने के लिए हम मूल घटनाओं या फिर मूल कणों का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर बात करें ऊष्मागतिकी की, जो कि आपने पढ़ना है अभी, इसमें हम ऊष्मागतिकी पढ़ेंगे, तो इसको हम समझेंगे
इसको हम समझेंगे काइनेटिक थ्योरी के आधार पर। काइनेटिक थ्योरी के आधार पर। तो ये हो गया न्यूनीकरण। बेसिकली आपको बात समझ में आई, हमने क्या करा, हमने जो फिजिक्स है, फिजिक्स को समझने के लिए दो प्रमुख विचार रखे। पहला है हमारा एकीकरण, जिसमें हमने बहुत सारी घटनाओं को एकीकृत करके किसी एक नियम के आधार पर समझाया। और उसके बाद है न्यूनीकरण, की जटिल समस्याएं या फिर जो कॉम्प्लेक्स समस्याएं होंगी हमारे पास, उनको हमने बेसिक यानी छोटी समस्याओं के आधार पर, छोटे सॉल्यूशन के आधार पर समझा। ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें कि कोई हमारे पास ऐसे जटिल सिस्टम है जिसमें हमारे पास बड़े एवं जटिल तंत्र को अगर हमको समझना है तो हम क्या करेंगे, हम उसके बहुत छोटे लेवल पर जाकर के समझेंगे, जैसे कि उसके कणों के गुणों के आधार पर। समझ में आए? तो हम जैसे कोई बहुत बड़ी एवं जटिल तंत्र को समझ रहे हैं तो हम सबसे छोटे लेवल पे जाएंगे, उसके कण देखेंगे और उनके गुणों का अध्ययन करेंगे, उसके आधार पर हम उसको समझेंगे। जैसे थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी में हम क्या करते हैं, काइनेटिक थ्योरी को यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। अब इसके बाद और क्या क्या चीजें हैं, इसको मैं वाइंड अप करता हूं आपको। इसके बाद और हमारे पास चीजें हैं, स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप में हम बात करेंगे कि हमने कहाँ फिजिक्स को यूज करा है ना, हमने कहाँ फिजिक्स को यूज करा है। ये सारी चीजें हमने देखा है कि हम रॉकेट बनाते हैं, है ना। ठीक है, तो स्कोप के बारे में और हम लोग बाकी चीजों के बारे में हम इसमें जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जनरली जहां से आपका इंपॉर्टेंट रह जाता है इस चैप्टर का, वो है प्रकृति के मूल बल। इसमें हम 4 मूल बलों की व्याख्या करेंगे, उनको समझेंगे। प्रकृति में मूल बल, ठीक है। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, 4 मूल बल हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जो बातें आपको बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लास में आप इन चीजों को रिवाइज करके आएंगे और याद करके आएंगे, समझ के आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।